साथियों नमस्कार। आज हम भौतिक भूगोल की इसी विकास यात्रा में आज बात हम करेंगे ज्वार भाटे पर। ज्वार भाटा मैं करवाऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि भूगोल जो है एक गणित है और भूगोल को अगर गणित के हिसाब से किया जाए तो मेरा मानना ये है कि भूगोल मात्र एक सूत्र में कन्वर्ट हो सकती है और एक सूत्र से सारे के सारे भूगोल के कंटेंट जो हैं वो हल हो सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सारी जो बातें हैं वो आपको स्पष्ट हो जाएगी। आज जिस तरह से मैं ज्वार भाटे को करवा रहा हूँ उस ज्वार भाटे की खास बात ये कि प्रथम श्रेणी के अलावा द्वितीय श्रेणी एसएसटी एग्ज़ाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और किसी भी किताब में इस चीज़ को इस तरह से डिफाइन नहीं किया गया है। सिर्फ आपको कंटेंट पकड़ने हैं। मैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता दूं कि कुछ जो साथी हैं वो कमेंट करते हैं कि सर आप कंटिन्यू जो क्लासें हैं वो यूट्यूब पर डालो। ऐसा नहीं है, हमारे ऐप पर जल्दी से जल्दी आपको जो है ये जो कर्म से दी गई क्लासें हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलते हैं अपने इस टॉपिक पे और करते हैं बात। बड़े इत्मीनान के साथ इन कंटेंट को समझिएगा और समझने के बाद मुझे बताइएगा कमेंट करके कि सर मज़ा आया। चलो करते हैं बात ज्वार भाटे की। ज्वार भाटा सिंपल सी बात, समुद्र में उठने वाले जलीय तरंगों को हम ज्वार कहते हैं और उसी तरह से जल के उतार को हम भाटा कहते हैं। किंवदंतियाँ बहुत सारी प्रचलित हैं कि ये कुछ देवीय शक्ति से आता है या समुद्री शक्ति से आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आज हम जो बात करने वाले हैं कि जितने आरपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं, चाहे वो आरएस में प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी में पूछे गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैं हल करवाते हुए आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो करवाऊंगा। और इस टॉपिक में सबसे पहली बात ये कि ज्वार भाटा समुद्रों में क्यों आता है। ज्वार भाटा समुद्रों में क्यों आता है तो इसके लिए कुछ बल काम करते हैं। मैंने बोला कुछ बल काम करते हैं और कुछ बल जो काम करते हैं उनमें हमारी बात आती है चंद्रमा की और सूर्य की। सूर्य हमारी पृथ्वी से तकरीबन 14.95 करोड़ किलोमीटर दूर है, जबकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी से मात्र 3.84 लाख किलोमीटर दूर है। इसका मतलब चंद्रमा छोटा होते हुए भी पृथ्वी के ऊपर अपने गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव ज़्यादा डालता है सूर्य की तुलना में। मैंने अभी कहा कि चंद्रमा सूर्य की तुलना में ज़्यादा अपना गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो डालता है पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी का धरातल तो उस आकर्षण के सामने झुकता दिखाई नहीं देता, जबकि जल जो होता है उसकी तरफ आकर्षित होता है। तो इसका मतलब दो ऐसे बल हैं ज्वार को पैदा करने वाले। पहला है चंद्रमा का बल, कितना? चंद्रमा का बल, और दूसरा है हमारे पास सूर्य का बल। किसका? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। ध्यान दें, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कम है। यानी इस बात को मैं दोबारा अगर कहूं, वैसे तो सूर्य बहुत बड़ा होने के कारण लगभग पृथ्वी से 216 गुना बड़ा है और ऐसी कंडीशन में सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो चंद्रमा की तुलना में हजारों गुना ज़्यादा है। लेकिन फिर भी पृथ्वी के ऊपर ज्वार के लिए लगने वाले बल में चंद्रमा का जो अनुपात रहता है वो 11 और सूर्य का जो रहता है वो 5। सीधा प्रश्न। ध्यान दें, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार को पैदा करने में 11 और अनुपात में 5 सूर्य का बल लगता है। अगर मैं इसको इस प्रदर्शक भिन्न को अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करूं तो लगभग ये 2.17 या इसको भाग देने के बाद आपके पास 2.20 गुना अधिक बल लगाता है। कौन? चंद्रमा। इस भिन्न को आप 9:4 भी लिख सकते हो। देखो बात एक जैसी है। अगर 9:4 को डिवाइड किया जाए तो यह आएगा 2.25 गुना। 2.25 गुना चंद्रमा का बल सूर्य की तुलना में अधिक है, या फिर 2.20
या फिर ये अनुपात। लेकिन आरपीएससी 2020 में पूछा गया सीधा सीधा प्रश्न कि चंद्रमा और सूर्य के बल का कितना गुना अधिक जो है चंद्रमा का बल ज्वार पैदा करने में लगता है, तो उसका सीधा उत्तर था 2.17। अब बात इतनी नहीं है कि ये तो एक चंद्रमा और सूर्य का ज्वार पे लगने वाला बल है, लेकिन कौन से ऐसे बल है जो ज्वार पैदा करते हैं। अब पहली बात ज्वार में मैंने बताया चंद्रमा, दूसरा सूर्य की गुरुत्वाकर्षण पावर, और तीसरी बात रहती है पृथ्वी का एक अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल जो मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का जो होता है अपकेंद्रीय बल। लेकिन ध्यान रहे, आपको मैं बात बोल रहा हूँ थोड़ा दिमाग में डाल लें, ध्यान रहे कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का ज्वार के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो बात करते हैं हम कि कब कब कौन कौन सा ज्वार आता है और किस किस स्थिति को, कौन कौन सी स्थिति में ज्वार के अलग अलग नाम होते हैं। तो पहली बात आती है सिजगी। क्या आती है? सिजगी। सिजगी एक ऐसी कंडीशन है जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों 180 डिग्री का कोण बनाते हो, या एक सरल रेखीय हो, या एक सीध में स्थित हो। सिजगी का मतलब है चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य जो होते हैं वो एक सरल रेखीय कोण बनाते हो, 180 डिग्री का कोण बनाते हो, या एक सीध में हो। ऐसे प्रश्न बहुत बार आए हैं। तो अगर कल्पना करें कि ये अर्थ है और ये सन है, तो चंद्रमा की स्थिति देखिए, ध्यान दें, यही मैं समझा देता हूं। ये आप कल्पना करो कि चंद्रमा की स्थिति है, यानी कि 4 स्थितियां हैं यहां पर। मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूं। तो चंद्रमा की जो स्थिति है वो देखो, आप कल्पना करिए, एक चंद्रमा ये है, एक चंद्रमा ये है, और एक चंद्रमा ये है, और एक चंद्रमा ये है। ये सन है और ये अर्थ है। ध्यान से समझना इस बात को, यहीं पर सारे प्रश्नों के हल छुपे हुए हैं। क्योंकि जो ज्वार भाटा है वो एक गणितीय कैलकुलेशन है, और इस गणितीय कैलकुलेशन में अगर आप छोटी सी भी मार खा गए तो हल करने में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो पूरे कंटेंट को ध्यान से सुनिएगा। ये सन है हमारा। अगर चंद्रमा यहाँ पर है, मून यहाँ पर है, या यहाँ पर है, और यहाँ पर है, या यहाँ पर है, तो ध्यान देना कि चंद्रमा अगर दोनों के बीच में है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में है, तो ये समय होगा अमावस्या का। कब का होगा? अमावस्या का। और अगर सूर्य के और पृथ्वी के साइड में चंद्रमा है तो इसको कहेंगे पूर्णिमा, इसको कहेंगे पूर्णिमा। ध्यान दें कि मैं वहां पूर्णिमा नहीं लिख रहा। इसका कारण है कि जब भी चंद्रमा जो होता है वो सवेरे के प्रकाश से नहीं चमकता, वो हमेशा सूर्य के रिफ्लेक्टेड प्रकाश से पृथ्वी के ऊपर क्या देता है? पृथ्वी के ऊपर प्रकाश फैलाता है। तो ध्यान दें, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं कभी बाद में आपको डिफाइन करूंगा जब ग्रह आपको पढ़ाऊंगा। तो बात यहाँ आती है कि ये अमावस्या है और ये पूर्णिमा है। अब अगर हम बात करें कि चंद्रमा की जो परिक्रमण गति है उसके हिसाब से इस तरह से ये गति करता है। ध्यान रखना है आपको कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी जो एक परिक्रमण गति है वो 27 दिन 5 घंटे लगभग 46 मिनट के आसपास जो है वो पूर्ण कर लेता है। अगर मैं अपनी भाषा में इसको कहूँ तो लगभग 27.5 दिन में चंद्रमा जो है वो अपना एक परिक्रमण पूरा कर लेता है पृथ्वी के चारों ओर। 27.5 दिन में चंद्रमा अपना एक परिक्रमण पूरा कर लेता है पृथ्वी के चारों ओर। तो बात आती है कि जब ये लाइन देखिएगा, जब अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, उस स्थिति के अंदर सिजगी की अवस्था होती है। क्या होती है? सिजगी की अवस्था होती है, क्योंकि चंद्रमा, सूर्य
और पृथ्वी जो होते हैं वो एक लाइन के रूप में होते हैं, सरल रेखा के रूप में होते हैं। इस दिन चंद्रमा और सूर्य का एक साथ गुरुत्वाकर्षण बल लगने के कारण हमेशा ही पृथ्वी के ऊपर उच्च ज्वार आता है। ये बात अगले प्रकारों में पूरी तरह से स्पष्ट कर दूंगा। बात मैं कर रहा हूं सिजगी की। तो सिजगी की अवस्था है जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा के रूप में हो, लेकिन इनके भी दोनों के नाम अलग अलग हैं, क्योंकि दो कंडीशनें ऐसी हैं। पूर्णिमा के दिन भी ये पैरेलल होते हैं और अमावस्या के दिन भी चंद्रमा और सूर्य जो होते हैं वो आपस में क्षैतिज अवस्था में होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बात आती है, एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है फुल मून के दिन, पूर्णिमा के दिन, इसको कहते हैं व्युति। अगर वह सिजगी की अवस्था जब पूर्णिमा हो तो उसको व्युति कहते हैं, उसको व्युति कहते हैं, और जब अमावस्या हो तो इसको युति कहते हैं। अमावस्या की अवस्था को युति कहते हैं, लेकिन है ये भी सिजगी और व्युति के समय भी सिजगी है। इसका मतलब मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि युति प्लस व्युति इक्वल टू सिजगी। सबको बात समझ में आ गई कि सिजगी की अवस्था में या युति या व्युति की अवस्था में हमेशा ही उच्च ज्वार आता है। अब बात देखो कितनी सुंदर है कि सिजगी, ध्यान देना कि सिजगी की अवस्था में अगर उच्च ज्वार आता है तो फिर निम्न ज्वार कब आता है। अब शब्दों का खेल है साथियों, इन्हें गौर से समझना कि उच्च ज्वार को ही हम दीर्घ ज्वार कहते हैं, उच्च ज्वार को ही हम दीर्घ ज्वार कहते हैं, लेकिन निम्न ज्वार को हम लघु ज्वार भी कहते हैं। तो निम्न ज्वार तब आएगा जब इनकी कोणात्मक जो स्थिति है चंद्रमा और सूर्य की वो 90 डिग्री के कोण पर आ जाए। इसका मतलब ये जो अष्टमी या सप्तमी, ध्यान देना, सप्तमी व अष्टमी के दिन, सप्तमी व अष्टमी के दिन जो है वो ऐसी कंडीशन होती है। तो इधर भी सप्तमी व अष्टमी के दिन। तो साथियों ध्यान देना इस बात पे कि अगर ये कृष्ण पक्ष की क्या है, सप्तमी और अष्टमी है, ये कृष्ण पक्ष है, और ये क्या है, शुक्ल पक्ष है। बात समझ में आ गई होगी। अब ये कोणात्मक जब सूर्य के साथ चंद्रमा और पृथ्वी का 90 डिग्री का कोण बनता है दोनों ही तरफ से, तब हमेशा ही लघु ज्वार आता है। लघु ज्वार को ही हम निम्न ज्वार कहते हैं। अब बात आती है कि इस कंडीशन को और पूरी तरह से समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर कंडीशनें जो हैं वो और अप्लाई करके बताता हूं मैं। ये मानिए कि पृथ्वी है, आपने मान लिया कि ये पृथ्वी है यानी अर्थ है। कितना आसान बात है जिसको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। माना कि ये हमारे पास सन है, सूर्य है, और माना ये हमारे पास चंद्रमा है। हालांकि आकार की दृष्टि से ये जो है आकार की दृष्टि से ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मुझे अर्थ का जो डायग्राम है वो थोड़ा बड़ा चाहिए था। तो ध्यान देना इस बात पे कि ये हमारे पास चंद्रमा है। तो पहले तो शब्दों को समझिए कि पृथ्वी के ऊपर आरएस एग्जाम 2017 में पूछा गया था कि प्रत्येक स्थान पर दिन में कितने ज्वार आते हैं। तो प्रत्येक स्थान पर हमेशा ही 2 ज्वार आते हैं। कितने ज्वार आते हैं? 2 ज्वार आते हैं। तो 2 ज्वार जब आते हैं तो ये कैसे होते हैं, यानी एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष ज्वार होता है। एक प्रत्यक्ष दूसरा अप्रत्यक्ष, दोनों को मिलाकर प्रत्येक स्थान पर हमेशा ही 2 ज्वार आते हैं। लेकिन ध्यान रहे आपको कि दिन में प्रत्यक्ष ज्वार केवल एक बार आता है और अप्रत्यक्ष ज्वार केवल एक बार आता है। तो मैंने जैसा कि कहा कि ये चंद्रमा है, मून है, इस दिशा में, मून के सामने की दिशा में अगर ज्वार उत्पन्न हुआ तो इस ज्वार को हम प्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। और इसके विपरीत दिशा में भी एक ज्वार पैदा होगा पृथ्वी के, जो पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण आएगा। ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आया है और ये आएगा पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। इसको हम कहेंगे अप्रत्यक्ष ज्वार।
क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष ज्वार। ध्यान रहे आपको कि ये अपकेंद्रीय बल के कारण और वो आया है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। प्रत्यक्ष ज्वार या अप्रत्यक्ष ज्वार को ही हम दैनिक ज्वार कहते हैं। दोबारा ध्यान दें इस बात पे कि अकेले अप्रत्यक्ष ज्वार जो है वो दैनिक ज्वार है। क्या है? दैनिक ज्वार है। और अकेला प्रत्यक्ष ज्वार भी क्या है? प्रत्यक्ष ज्वार भी क्या है? अकेला अप्रत्यक्ष ज्वार भी जो है वो क्या है? दैनिक ज्वार है। क्या है? दैनिक ज्वार है। अब बात अगर अब भी समझ में ना आई तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पृथ्वी के ऊपर एक स्थान पर हमेशा ही चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण केवल एक बार ज्वार आता है और वो होता है प्रत्यक्ष ज्वार, और उसको ही हम दैनिक ज्वार कहते हैं। या पृथ्वी के किसी भी भाग पर हमेशा ही एक बार अप्रत्यक्ष ज्वार आता है और उसी को ही हम कहते हैं दैनिक ज्वार। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, यानी प्रत्यक्ष प्लस अप्रत्यक्ष जो है, उन दोनों ज्वारों को मिला दिया जाए तो इसको कहेंगे अर्ध दैनिक ज्वार। क्या कहेंगे? अर्ध दैनिक ज्वार। अब बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको कहेंगे अर्ध दैनिक ज्वार। अप्रत्यक्ष प्लस प्रत्यक्ष ज्वार को जब मिलाया तो दोनों हुए अर्ध दैनिक ज्वार। यानी कि पृथ्वी के किसी एक स्थान पर दो बार ज्वार आएगा, एक बार चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और दूसरी बार उसी स्थान के ऊपर पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण आएगा। ये कब आएगा? देखो, कल्पना करके देखिए कि पृथ्वी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ये स्थिति जो है मैं मान लूं ए है और ये स्थिति जो है बी है, यानी कि ये प्रत्यक्ष ज्वार आया है चंद्रमा के बल के कारण, तो अप्रत्यक्ष ज्वार आया है पृथ्वी के जो अपकेंद्रीय बल है उसके कारण। तो ध्यान देना इस बात पे कि 24 घंटे में पृथ्वी एक बार घूम जाती है। पृथ्वी एक बार घूम जाती है, तो 24 घंटे में एक बार घूमती है तो 12 घंटे में आधा चक्कर पूरा कर लेती है। तो ये ए वाली जो कंडीशन है वो 12 घंटे बाद बी की जगह आ जाएगी और बी वाली कंडीशन घूम के कहाँ चली जाएगी? ए वाली कंडीशन में चली जाएगी। इसका मतलब इस बी के ऊपर पहली बार अगर अप्रत्यक्ष ज्वार आया तो दूसरी बार प्रत्यक्ष ज्वार आएगा 12 घंटे बाद। यानी कि 12 घंटे का मेरा मतलब है कि प्रत्येक ज्वार जो आता है, ध्यान देना इस बात पे, प्रत्येक ज्वार जो आता है वो 12 घंटे और 26 मिनट की देरी से आता है। कितना? 12 घंटे 26 मिनट की देरी से आता है। दोबारा फिर इस बात को सुन लेना गौर से, क्योंकि ये शब्दों का खेल है और शब्दों के खेल में अगर आपको बात समझ में आ जाती है तो गलतियां होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। प्रत्यक्ष ज्वार देखिए, प्रत्यक्ष ज्वार चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से आया। इसका मतलब प्रत्यक्ष ज्वार यानी दैनिक ज्वार दिन में एक बार आता है और 24 घंटे 52 मिनट की देरी से आता है। यानी 24 घंटे और 52 मिनट की देरी से आता है। 24 घंटे 52 मिनट की देरी से आता है प्रत्येक दैनिक ज्वार। लेकिन एक स्थान पर जब दो बार ज्वार आए तो यही टाइम डिवाइड होके 12 घंटे और 26 मिनट रह जाता है। कितना रह जाता है? 12 घंटे 26 मिनट रह जाता है। इसका मतलब कि प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक 12 घंटे बाद 12 घंटे और 26 मिनट देरी से एक ज्वार आएगा। बारी बारी प्रश्न पूछा गया है जो मैं बता दूं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि ये हम कल्पना कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि मून है और इस ए स्थान पर अभी ज्वार आया। समझना इस बात को। और वो ज्वार कौन सा था? प्रत्यक्ष। और विपरीत साइड में क्या था? अप्रत्यक्ष ज्वार था। ये बी साइड थी जिसके ऊपर पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार आया। तो अब अगर चंद्रमा जो है वो इस कंडीशन में है, किस कंडीशन में? इस कंडीशन में। और पृथ्वी भी क्या है? 24 घंटे बाद घूम के यहाँ आ गई वापस। लेकिन चंद्रमा जो है अपनी गति से आगे बढ़ते हुए यहाँ आ गया मान लीजिए, क्योंकि ये भी 27.5 दिन में अपना एक परिक्रमण पूरा करते हैं। तो एक दिन में चंद्रमा भी अपनी कक्षा पर आगे बढ़ते हुए यहाँ तक आ गया। लेकिन अब इसी कंडीशन को अगर आप देखें तो इस स्थान को घेरने के लिए
पृथ्वी को यानी इसके सामने आने पर पृथ्वी को 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। दोबारा फिर ध्यान दें कि मैं इसको गणितीय विधि से बताता हूं कि चंद्रमा का एक परिक्रमण जो होता है वो होता है 27.5 दिन का, यानी कि मैं इसको यूं लिख सकता हूं 27.5 को यानी 55/2। क्या लिख सकता हूं? 55/2। 27.5 हो गया ना, यानी 27.5/1 या 55/2। और इसको अगर मैं बराबर लिखता हूं 1440 मिनट, यानी कि 24 घंटे के मिनट में कन्वर्ट कर दिए मैंने इसको। तो अगर बराबर ये लिखता हूं तो बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हमारे पास चंद्रमा को जो अतिरिक्त समय लगता है, यानी कितनी मिनट पृथ्वी को और लगेंगे कि वो चंद्रमा के बराबर आ जाए। तो ये आ जाएगा 1440 गुणा 2 बटे में 55। उत्तर इसका जो आएगा वो लगभग 52.36 मिनट आएगा, यानी कि 52.36 मिनट। अब दोबारा ध्यान दें इस बात पे कि ये 52.36 नहीं आना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जो है वो 27.5 दिन नहीं लेता, पूरे 27.5 नहीं है, 27 दिन 5 घंटे और 43 या 46 मिनट के लमसम ये जो टाइम लेता है। तो इसका मतलब पूरा ये जो है 27.5 दिन नहीं होते। इसलिए जब कैलकुलेशन पूरी करते हैं तो हमारे पास केवल 52 मिनट का अंतर आता है, यानी पृथ्वी को इस चंद्रमा की कक्षा के सामने जाने में उसी सेम स्थान को 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगेगा। अब बात समझ में आ गई होगी आपको कि विलंब क्यों होता है, यानी चंद्रमा के एक स्थान पर 24 घंटे बाद प्रत्यक्ष जवार आना चाहिए था, तो 52 मिनट अतिरिक्त क्यों लगे। इसका मेन कारण है चंद्रमा भी अपनी जो परिक्रमण पथ है, जो कक्षा है, उसके ऊपर आगे बढ़ जाता है, और वो भी कितना कि पृथ्वी को उस स्थान के सामने आने में 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। तो प्रत्येक स्थान पर एक दैनिक ज्वार 24 घंटे और 52 मिनट की देरी से आएगा। और अगर एक बात मैं दूसरी कहूं तो वो ये आएगी कि एक स्थान पर प्रत्येक अगले का मतलब है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में से कोई भी प्रत्येक अगला ज्वार जो है वो आएगा 12 घंटे और 26 मिनट की देरी से। अब एक पते की बात जो आरपीएससी ने बहुत बार पूछी है कि ज्वार को उठने में 6 घंटे और 13 मिनट लगते हैं और भाटा आने में भी 6 घंटे और 13 मिनट लगते हैं, यानी समुद्र में जो जल उठाव किया है वो 6 घंटे और 13 मिनट तक करेगा, और इतना ही उतार में उसको समय लगेगा 6 घंटे और 13 मिनट। इसका मतलब ज्वार उठने में 13 मिनट और ज्वार के गिरने में, यानी कि ज्वार के निमंतर होने में, या इसी को ही हम भाटा कहें, भाटा होने में उसे कितना टाइम लगेगा 6 घंटे और 13 मिनट। कुल मिला के ये उतार चढ़ाव का जो दोनों का दौर होता है वो 12 घंटे और 26 मिनट का होता है। बात मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गई है। अब मैं अगली जो बात है वो आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पास कुछ ज्वारों के प्रकार हैं जिनको आप बखूबी से समझ सकते हैं कि हमारे पास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्वार, जो मैं बता चुका हूं आपको कि प्रत्यक्ष ज्वार चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है और पृथ्वी के ऊपर यह 24 घंटे और 52 मिनट की देरी से आता है। और अप्रत्यक्ष ज्वार जो होता है वो पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण आता है और यह भी प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे और 52 मिनट की देरी से आता है। यानी कि अगर मैं इनको कहूं तो बात आपको समझ में आ गई होगी। एक स्थान पर हमेशा ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ज्वार जो होते हैं वो 12 घंटे और 26 मिनट की देरी से आते हैं। तो बात समझ में आ गई होंगी कि प्रत्यक्ष ज्वार किसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष ज्वार किसे कहते हैं। अब है दैनिक और अर्धदैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार और अर्धदैनिक ज्वार ज्यादा एक शब्दों का खेल है। दैनिक ज्वार का मतलब है कोई भी प्रत्यक्ष, और दैनिक ज्वार का ही मतलब है कोई भी अप्रत्यक्ष। ये दैनिक ज्वार है, यानी कि दिन में एक बार आते हैं ये। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी स्थान पे दूसरा ज्वार नहीं आएगा, लेकिन दैनिक एक शब्दावली ये कहती है कि कोई प्रत्यक्ष ज्वार प्रत्येक स्थान पर दिन में एक बार आता है जो चंद्रमा के सामने प्रकट होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष ज्वार प्रत्येक स्थान पर दिन में एक बार आता है और वो चंद्रमा के
ध्रुवस्थ स्थिति में या विपरीत दिशा में होता है, जो पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण आता है। तो दैनिक अर्धदैनिक आप समझ गए होंगे। अब अर्धदैनिक शब्द ही है, यानी कि अर्धदैनिक जो है वो एक शब्द ही है। दैनिक व अर्धदैनिक, अर्धदैनिक एक शब्द है। इसका मतलब प्रत्येक स्थान पर 2 बार जो ज्वार आते हैं, दिन में 2 बार आते हैं, एक अप्रत्यक्ष और एक प्रत्यक्ष, वो क्या है, अर्धदैनिक ज्वार कहलाता है। अब बात आती है, कई बार इसी चीज को हम लोग जो है वो मिश्रित ज्वार कह देते हैं। ध्यान करना, अर्धदैनिक ज्वार को ही हम क्या कह देते हैं, मिश्रित ज्वार कह देते हैं। अब अर्धदैनिक शब्द आया तो इसका मतलब वो 12 घंटे और 26 मिनट की देरी से आया, लेकिन मिश्रित ज्वार का मतलब है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों मिलकर मिश्रित ज्वार आया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मिलकर दोनों ज्वार मिश्रित हुआ, तो इसका मतलब मिश्रित ज्वार भी 12 घंटे और 26 मिनट की देरी से आएगा। अब बात आती है उच्च ज्वार। कब आती है, उच्च ज्वार, या कई बार इसको हम दीर्घ ज्वार भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, दीर्घ ज्वार भी कह देते हैं। दोबारा ध्यान करना इस बात पे, उच्च ज्वार को ही हम दीर्घ ज्वार कहते हैं, क्योंकि उच्च ज्वार और दीर्घ ज्वार में केवल शब्दावलियों का फर्क है। उच्च ज्वार हमेशा ही सिजगी, युति, वियुति की स्थिति में आते हैं, यानी कि जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा आपस में एक सरल रेखा का कोणात्मक दूरी बनाते हो या एक सरल रेखीय कोण बनाते हो, तो उसको हम कहेंगे क्या, कि वो आएगा हमारा दीर्घ ज्वार। और जब सूर्य 90 डिग्री का कोण बनाए, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, तो उसको नीमन ज्वार, या कई बार इसको हम लघु ज्वार कह देते हैं। क्या कह देते हैं, लघु ज्वार कह देते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि अभी कॉलेज व्याख्याता एग्जाम में पूछा गया कि एक उच्च ज्वार में कितने दिनों का अंतर होता है, एक लघु और उच्च ज्वार में कितने दिनों का अंतर होता है। तो जो पहली कैलकुलेशन थी, जिसमें हम बेक जाकर देखें तो बात समझ में आ जाएगी कि ये अगर चंद्रमा है और ये हमारा सूर्य है, और इनका ये जो कोण बनता है चंद्रमा के साथ, वो तो बनता है सिजगी, और ये जो कंडीशनें बनती है दोनों तरफ पृथ्वी के साथ, उस कंडीशन को हम कहते हैं लघु ज्वार। तो ध्यान रखो कि एक उच्च ज्वार और एक निम्न ज्वार में, एक उच्च ज्वार और एक निम्न ज्वार में केवल 7 दिन का अंतर होता है। एक उच्च ज्वार, एक निम्न ज्वार में, कॉलेज व्याख्याता में अभी पूछा गया ये प्रश्न था कि उच्च ज्वार और निम्न ज्वार में चाहे कोई सा भी हो, उसको हम क्या कहेंगे, एक 7 दिनों की दूरी का अंतर होता है उच्च ज्वार और निम्न ज्वार में। लेकिन एक उच्च ज्वार और दूसरे उच्च ज्वार के बीच में 15 दिन का अंतर होता है। वहीं दो जो प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संभावना है इनके पूछने की, 2 उच्च ज्वारों के बीच में 15 दिनों का और 2 निम्न ज्वारों के बीच में भी 15 दिनों का अंतर होता है। जब आरपीएससी ने ऐसा प्रश्न पूछा है कि उच्च और निम्न ज्वार में अंतर कितना है, तो यह भी प्रश्न पूछने की पक्की संभावना है कि उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच में कितना अंतर है। तो फिर 2 उच्च ज्वारों के बीच में कितना दिनों का अंतर होगा और 2 लघु ज्वारों के बीच में कितना अंतर होगा, तो दोनों के बीच में 15-15 दिन का अंतर होगा। अब अगली बात आती है अपभू ज्वार और उपभू ज्वार। अब अगली बात आती है अपभू और उपभू ज्वार। उपभू और अपभू, चंद्रमा, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी से 3.84 लाख किमी दूर है। इसका मतलब ये सिंपल सी बात है कि ये औसत दूरी है, लेकिन एक बार चंद्रमा जब पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है, 4.17 लाख किलोमीटर की दूरी पर होता है, तब ऐसा होता है कि उसको हम कहते हैं अपभू की स्थिति। और ऐसी कंडीशन में सामान्यतः जो ज्वार आता है वो अपभू ज्वार होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से दूरी की अवस्था में, और जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीकतम अवस्था में होता है, लगभग 3.64 लाख किलोमीटर दूर होता है, तो उसको कहते हैं उपभू ज्वार। क्या कहते हैं, उपभू ज्वार कहते हैं। और इस समय जो औसतन ज्वार है उसका सामान्यतः जो है 7% तक अधिक जो है ऊंचा ज्वार आता है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो ज्यादा लगता है। अब एक बात यहाँ बड़ी पते की है, कई बार ये भी आरपीएससी पूछ सकती है कि एक जो उच्च ज्वार होता है वो सामान्य ज्वार से तकरीबन 20% ऊंचा होता है। एक उच्च ज्वार यानी दीर्घ ज्वार
सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होता है, वहीं निम्न ज्वार जो होता है सामान्य ज्वार से 20% नीचा होता है। दोबारा फिर सुने इस बात को, उच्च ज्वार जो है वो एक सामान्य ज्वार जो दैनिक ज्वार होता है या अर्ध दैनिक ज्वार होता है उससे 20% अधिक ऊंचाई वाला होता है और 20% ही अधिक गहराई वाला होता है। ये प्रश्न जब मैं करवाऊंगा तो बात आपको आगे समझ में आ जाएगी। और निम्न ज्वार जो होता है वो हमेशा ही 20% नीचा, लेकिन इसका भाटा जो होता है अगर कंपैरिजन करें तो ये लगभग 20% ऊंचा होता है। दोबारा फिर सुने इस बात को, बाटा निम्न ज्वार का जो होता है 20% ऊंचा, लेकिन खुद वो 20% नीचा होता है। तो बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं, मैं आपको कुछ गुरु मंत्र दे रहा हूं जिनको आप पूरी तरह से अधिगम कर लें, नज़ारे आ जाएंगे, किसी भी प्रश्न को हम गलत नहीं करेंगे। आरपीएससी ने आज तक 2015 में या किसी में, ये तो बात ठीक थी कि चंद्रमा के परिक्रमण और पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो ज्वार का जो समय है वो पूरी तरह से टिका हुआ है। ये अभी तक मैंने बताया आपको कि चंद्रमा के परिक्रमण और पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो ज्वार उत्पन्न होता है, प्रत्येक दैनिक ज्वार में 24 घंटे और 52 मिनट की देरी होती है, प्रत्येक अर्ध दैनिक ज्वार में 12 घंटे और 26 मिनट की देरी होती है। लेकिन आरपीएससी ने जितने एग्जाम पूछे हैं, जितने एग्जामों में प्रश्न पूछे हैं वो खतरनाक पूछे हुए हैं और उनका जिक्र मैं आपके सामने करूंगा। इसलिए आपको 3 लाइनें बता रहा हूं, ये गणित है और इस गणित को आपको झंझट नहीं किसी भी तरह का कि आप हल नहीं कर सकते। तो सीधी सीधी बात है, पहला कंटेंट ये है मेरा कि पृथ्वी के परिक्रमण और चंद्रमा के घूर्णन, इन दोनों चीजों को नोट कर लें। पृथ्वी का परिक्रमण और चंद्रमा के घूर्णन का ज्वार के समय पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक वही रहेगा जो दैनिक ज्वार 24 घंटे 52 मिनट का है और अर्ध दैनिक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट का है। यानी कि चंद्रमा के घूर्णन से यह प्रभावित नहीं होगा और पृथ्वी के परिक्रमण से प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अगर पृथ्वी के घूर्णन के साथ छेड़छाड़ की जाए, पृथ्वी के घूर्णन के साथ छेड़छाड़ की जाए तो आने वाले ज्वार के समय के साथ इस छेड़छाड़ का विपरीत संबंध होगा। दोबारा फिर सुने कि पृथ्वी के घूर्णन के साथ अगर छेड़छाड़ कोई करे तो आने वाला जो ज्वार होता है उसके समय के साथ विपरीत संबंध होगा। अगर पृथ्वी के घूर्णन को आधा कर दो तो ज्वार का समय दुगना हो जाएगा, और अगर पृथ्वी के घूर्णन को दुगना कर दो तो ज्वार का समय आधा हो जाएगा। दोबारा ध्यान इस बात पे आप देंगे कि अगर पृथ्वी के घूर्णन के साथ छेड़छाड़ की जाए तो आने वाले ज्वार के समय के साथ विपरीत संबंध होगा। और दूसरा जो कंटेंट है वो बड़ा अच्छा है, ये सीधी सीधी बात है कि अगर चंद्रमा के परिक्रमण के साथ, घूर्णन से कोई फर्क नहीं पड़ता, चंद्रमा के परिक्रमण से अगर कोई छेड़छाड़ करे तो आने वाले ज्वार के समय के साथ सीधा संबंध होगा। इसका मतलब चंद्रमा का परिक्रमण जो है वो दुगना कर दें तो ज्वार का समय दुगना हो जाएगा, चंद्रमा का परिक्रमण आधा कर दें तो ज्वार का समय आधा हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात, ये था आज का हमारा ज्वार भाटे का कंटेंट। और अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन सी बातें हैं जिनसे ये जो ज्वार भाटे का समय है जो प्रभावित होता है, वो मैं अभी थोड़ी देर में कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा। ये तीनों लाइनें आपको याद रखनी है। पहली लाइन में दोबारा दोहरा रहा हूं, पहली लाइन है पृथ्वी के परिक्रमण और चंद्रमा के घूर्णन का छेड़छाड़ करें या परिवर्तन करें, आने वाले ज्वार के समय में कोई अंतर नहीं होगा। वही दैनिक ज्वार जो होगा वो 24 घंटे 26 मिनट का 24 घंटे और 52 मिनट की देरी से आएगा, जबकि अर्ध दैनिक ज्वार जो होगा वो 12 घंटे और 26 मिनट की देरी से आएगा। लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के साथ अगर छेड़छाड़ करो तो आने वाले ज्वार के साथ उसका विपरीत संबंध होगा, और अगर जो चंद्रमा है उसके परिक्रमण के साथ छेड़छाड़ करो तो आने वाले ज्वार के साथ उसका सीधा संबंध होगा। अब बात करते हैं हम आगे, बहुत सिंपल बातें हैं। बात करते हैं कि ऐसे कौन से सिद्धांत है जिससे ज्वार भाटे की व्याख्या की गई है या ज्वार भाटे से वो संबंधित रहे। न जाने कितने ही नामों से इन प्रश्नों को पूछा गया मिलान में, जो आगे जब प्रश्न करवाऊंगा तो ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो ज्वार भाटे की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है बहुत सिंपल है। मैं चाहता तो इनको लिख सकता था, लेकिन फिर भी ये आपको स्पष्ट दिखाई दे और जो वीडियो है उसकी क्वालिटी भी एकदम अच्छी रहे, और खास बात आपको पूरी तरह से दिखना चाहिए कि ये लिखा हुआ क्या है।
संतुलन सिद्धांत। संतुलन का मतलब है पृथ्वी जब गति करती है तो फिर उसके ऊपर जो जलीय संतुलन है उस संतुलन को बनाए रखने के लिए जो थ्योरी दी गई थी वो सर आइजैक न्यूटन द्वारा दी गई थी। सर आइजैक न्यूटन द्वारा दी गई थी। इस थ्योरी को कहते हैं संतुलन सिद्धांत। क्या कहते हैं? संतुलन सिद्धांत। आरपीएससी के इतने माइनर जो प्रश्न हैं वो डाले हुए हैं, मैं आगे जब प्रश्न करवाऊंगा तो बड़े बड़े जो कलाकार हैं, धुरंधर हैं, वो उसमें मात खा जाते हैं। तो संतुलन सिद्धांत किसका है? सर आइजैक न्यूटन का। प्रगामी या प्रगतिशील तरंग सिद्धांत ये विलियम व्हेल का दिया हुआ है। विलियम व्हेल का दिया हुआ है प्रगामी तरंग सिद्धांत, यानी कि इसको प्रगतिशील सिद्धांत भी हम कह देते हैं, प्रगतिशील तरंग सिद्धांत कह देते हैं। नहर सिद्धांत ये जीबी एरी द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जीबी एरी द्वारा दिया गया था। नहर का मतलब है कि ये एक तरह से ज्वार जो है समुद्रों के ऊपर एक नहर की तरह उठते हैं और वापस तटों से टकराकर लौट जाते हैं। इसको दिया था एरी ने। लेकिन बात आती है स्थैतिक। स्थैतिक का मतलब है रुकी हुई तरंग, स्थैतिक तरंग। या फिर अब वर्तमान में नेट में पूछा गया था इसको कि इसी कोई अप्रगामी तरंग कहते हैं। अगर हमने ढंग से इसको नहीं पढ़ा तो हम प्रगामी सिद्धांत किसका लिख देंगे? विलियम व्हेल का। विलियम व्हेल का। तो ये प्रगामी सिद्धांत जो लिख देंगे वो इसका लिख देंगे, इसीलिए इसको लिखा गया स्थैतिक तरंग या अप्रगामी सिद्धांत। या इसको दिया था किसने? R.A. हैरिस ने। R.A. हैरिस ने दिया था। एक सिद्धांत और आता है गतिक सिद्धांत। गतिक सिद्धांत जो दिया गया वो लाप्लास का दिया गया, या कई बार इसको लाप्लास भी लिख दिया जाता है। लाप्लास का या लाप्लास का दिया हुआ है। इसका मतलब अब तक जो जवार भाटे के सिद्धांत हैं वो केवल 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं, जिनमें से ज़्यादातर गतिक सिद्धांत का बहुत कम जिक्र आता है, क्योंकि ये एक तरह से संशोधित सिद्धांत है तो इसका नाम बहुत कम आता है। लेकिन फिर भी आपको इसको ध्यान में रखना होगा। पहला मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, संतुलन जो सिद्धांत है वो सर आइजैक न्यूटन का है। प्रगामी या प्रगतिशील तरंग सिद्धांत विलियम व्हेल का है। और नहर सिद्धांत जो है जीबी एरी का है। और स्थैतिक या अप्रगामी तरंग सिद्धांत हैरिस का है। और गतिक सिद्धांत जो है वो है लाप्लास का। बड़ा आसान कंटेंट था, लेकिन इससे कहीं आसान है इन प्रश्नों के उत्तर देना। अब जब इन प्रश्नों के जब हम उत्तर देते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम हल करते हैं आरपीएससी में पूछे हुए विविध प्रश्न। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो मैंने यहाँ शामिल नहीं किए हैं क्योंकि वो कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी जो थोड़े टफ टाइप के क्वेश्चन हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ और समझा देना चाहता हूँ, ताकि बिना समय बर्बाद किए हम इस चीज़ को कर पाएँ। अब देखो आरपीएससी के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए प्रश्न हैं और सिंपल प्रश्न है, लेकिन हम समझने में गलती करते हैं। ध्यान दें, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत महासागरीय ज्वार से संबंधित नहीं है? ये प्रश्न 50 बार मैंने खुद अटेम्प्ट किया है कि कौन सा संबंधित नहीं है। या तो ये मिलान में पूछ लेते हैं या फिर ये पूछते हैं कि कौन सा संबंधित नहीं है। तो देखो कितना आसान है। आसान तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बात ये है कि ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। संतुलन सिद्धांत किसका था? संतुलन सिद्धांत किसका था? संतुलन सिद्धांत जो था सर आइजैक न्यूटन का था। लेकिन भू संतुलन सिद्धांत क्या है? भू संतुलन सिद्धांत आइसोस्टेसी यानी कि समस्थिति सिद्धांत, या हम उसको कहते हैं समस्थिति सिद्धांत, वो जवार भाटे से संबंधित नहीं है। और ये समस्थिति जो शब्द था वो दिया था डल्टन ने 1889 में। और यही जो चीज़ थी इसमें जॉर्ज एरी और इसके अलावा प्राट द्वारा इसके ऊपर विस्तृत कार्य किया गया था। उसके बाद कई अन्य विद्वानों ने इसके ऊपर विचार रखे। जब मैं आइसोस्टेसी करवाऊंगा तो ये पूरी तरह से व्याख्या कर दूंगा। इसका मतलब ये जो है वो भू संतुलन से संबंधित सिद्धांत है, ज्वार भाटे से संबंधित नहीं है। प्रगामी तरंग सिद्धांत ये जो दिया गया था व्हेल द्वारा दिया गया था। और स्थैतिक तरंग सिद्धांत हैरिस द्वारा, CD हैरिस द्वारा दिया गया सिद्धांत था। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा उत्तर था भू संतुलन, है ना। कई बार छोटी सी गलती के कारण ये जो प्रश्न है वो हम नहीं कर पाते। अगला जो प्रश्न है वो आप देखिए,
अगले प्रश्न में एक स्थान पर आने वाले अगले ज्वार, देखो इसमें अर्धदैनिक शब्द तो मैं मेरी तरफ से लगा रहा हूं, लेकिन आप देखिएगा इसमें लिखा गया है एक स्थान पर आने वाले अगले ज्वार में जितना विलंब होता है वह है। ये 2010 के आरएएस में पूछा गया प्रश्न है। तो बड़ा आसान प्रश्न था कि प्रत्येक अगले स्थान पर, जैसा कि मैंने बारी बारी दोहराया है कि प्रत्येक स्थान पर दिन में 2 बार ज्वार आते हैं। यही प्रश्न आरपीएससी के आरएएस एग्जाम 2007 में पूछा गया था कि एक स्थान पर कितनी बार ज्वार आते हैं। सीधा सा प्रश्न था, 2 बार ज्वार आते हैं, एक अप्रत्यक्ष और दूसरा प्रत्यक्ष। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों को मिलाने के बाद वो अर्धदैनिक हो जाता है। और अगर अकेला हम बात करें तो वो केवल दैनिक होता है, यानी प्रत्यक्ष को हम दैनिक कहेंगे। प्रत्यक्ष केवल एक बार आएगा क्योंकि चंद्रमा के सामने पृथ्वी 24 घंटों में एक बार घूमकर आएगी। और इसी तरह से अप्रत्यक्ष भी एक बार आएगा किसी स्थान पर, दोनों को मिलाकर प्रत्येक स्थान पर 2 ज्वार आते हैं। तो अर्धदैनिक ज्वार कितना विलंब होगा, तो अर्धदैनिक ज्वार में सीधा प्रश्न है कि अगर दैनिक ज्वार में 24 घंटे और 52 मिनट की देरी से आता है तो अर्धदैनिक ज्वार जो होगा 12 घंटे और 26 मिनट की देरी से आएगा। इसका मतलब सीधा सा उत्तर पड़ा है, दिक्कत यहाँ नहीं है। अब अगली बात जो देखिए वो बहुत ही सिंपल है। प्रश्न जो है दे रखा है आपको मिलान वाला कि सूची 1 व 2 को मिलाइए आपस में। और ये आरएएस में, आईएएस में और कई बार ये जो है ना यूपीएससी के पीएससी में और एमपी के पीएससी में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, क्योंकि बारी बारी एक दूसरे के कॉपी होते हैं। अगर आप एक अरिहंत का क्वेश्चन बैंक संग्रह उसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि सेम के सेम आरएएस के पेपर जो हैं वो दूसरी पीएससी ने, यानी कि दूसरे राज्य की दूसरी पीएससी ने उनको सीधा का सीधा सिर्फ राज्य विशेष को अलग करते हुए वो सीधी की सीधी चीज़ें जो है बिना ऑप्शन चेंज किए अपनाई हुई हैं। जैसे कि आईएएस के पेपर में सीधे कॉलेज व्याख्याता एग्जाम में 9 या 10% एज इट इज कॉपी कर दिए जाते हैं बिना ऑप्शन चेंज किए। तो ये प्रश्न बहुत बार जो है आया है। तो ध्यान दो, मिलान करना था। और अगर ये मिलान जो है वो अब भी आपको नहीं आता तो फिर आएगा ही नहीं कभी। देखो ध्यान दो, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की समकोण स्थिति को क्या कहते हैं भाई? सिजगी कहते हैं। सॉरी, समकोण स्थिति को क्या, कौन सा ज्वार आता है? तो वो समकोण स्थिति को आएगा लघु ज्वार। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की जो समकोणिक स्थिति है उसके दिन क्या आएगा? लघु ज्वार। इसके साथ में क्या लिख दूं? 2। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की सरल रेखा यानी सिजगी की अवस्था में, सिजगी की अवस्था में बृहत ज्वार आएगा, या इसको हम दीर्घ ज्वार कहते हैं, ये या इसको हम उच्च ज्वार कहते हैं, इसको हम उच्च ज्वार कहते हैं। तो ये कब आएगा? जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा सरल रेखा यानी कि सिजगी की अवस्था में हो, या युति या वियुति की अवस्था में हो, तो ऐसी अवस्था में बृहत ज्वार आएगा। चंद्रमा पृथ्वी के समीपतम हो, जब तक नजदीक हो तो उसको हम कहेंगे, नजदीक हो तो उसको हम कहेंगे भूमि नीच ज्वार। क्या कहेंगे? कई बार इसको भूमि उच्च ज्वार भी कह देते हैं। भूमि उच्च ज्वार किसको? अपभू ज्वार को। कई बार उपभू ज्वार को भू नीच ज्वार भी या भूमि नीच ज्वार भी कह देते हैं। भू नीच ज्वार या भूमि नीच ज्वार भी कह देते हैं। और इसको हम अपभू ज्वार भी कह देते हैं जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में निम्नतम दूरी हो और उच्चतम दूरी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? अपभू ज्वार, या इसको हम कह देते हैं भू उच्च ज्वार, यानी कि भू उच्च ज्वार भी कई बार कह देते हैं। तो इसका मतलब इसके साथ अगर मैं लिखूं तो 2, 1, 4 और 3 ऑप्शन आएगा। तो इस ऑप्शन में देख लीजिएगा आप, मिलान हो जाएगा कि मैंने आपको कहा है कि 2, 1, 4, 3, ये जो है ऑप्शन आपका जो है वो आ जाएगा, ये ऑप्शन आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बड़ा सिंपल है बहुत ही, और इस सिंपल से प्रश्न को जब देखते हैं तो उत्तर आपके पास आ जाएगा। ये समझाने वाला है भाई आपको, क्योंकि ये अब तक मैंने कंटेंट में आपको ये बताया नहीं, लेकिन ऐसे भी प्रश्न आए हुए हैं। और ये एक बार नहीं, आरएएस में 3 बार रिपीट हुआ है, और यहाँ 1998 के भी आरएएस में इसको पूछा गया। और सिंपल सा प्रश्न है, कोई झंझट नहीं है कि लघु ज्वार चंद्रकला, लघु ज्वार चंद्रकला का मतलब
हमारे यहाँ चंद्रमा की 14 चंद्रकलाएं होती हैं, या तो वो अमावस्या की स्थिति होती है या पूर्णिमा की स्थिति, उनको छोड़कर 14 चंद्रकलाएं जो होती हैं वो होती हैं। चंद्रकला का मतलब सप्तमी और अष्टमी की चंद्रकला की ये बात कर रहा है। लघु ज्वार सप्तमी और अष्टमी को आता है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो। तो निम्नलिखित में से किस पक्ष को घटित होता है? पक्ष का मतलब यहाँ 7 दिनों से लिया गया है। अगर हम बात करें पृथ्वी की यानी अर्थ की, तो इसमें ये कंडीशनें होती हैं। ध्यान दें कि अगर हमारा सूर्य यहाँ है, सन यहाँ है, तो चंद्रमा की स्थिति ये होती है, ये होती है अमावस्या, और ये क्या होगी? पूर्णिमा, और ये क्या होगी? सप्तमी या अष्टमी, और ये क्या होगी? सप्तमी या अष्टमी। तो चंद्रमा के परिक्रमण गति को ध्यान में रखते हुए प्रथम जो यानी कि प्रथम जो तिथि आती है उस तिथि को हम कहते हैं प्रथम पक्ष। क्या कहते हैं? प्रथम पक्ष। तो द्वितीय पक्ष हो गया ये, तो तृतीय पक्ष क्या हो गया? ये सेकंड ग्रेड में भी एक बार आया हुआ है, तृतीय पक्ष। और चतुर्थ पक्ष कौन सा हो गया? ये। अब इस प्रश्न को देखो कि इसने कहा है लघु ज्वार। लघु ज्वार तो प्रथम पक्ष में या फिर तृतीय पक्ष में आता है। ये प्रश्न रट लो, क्योंकि इसमें जो पक्ष हैं वो कई बार रिपीट हुए हैं। तो प्रथम पक्ष और तृतीय पक्ष में क्या आता है? लघु ज्वार। तो दीर्घ ज्वार कब आएगा? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है। अगर आरपीएससी इस तरह के प्रश्न पूछती है तो उसमें प्रथम और द्वितीय और चतुर्थ जो पक्ष होगा उसमें आएगा दीर्घ ज्वार। ये प्रश्न अपने आप हल हो गया कि प्रथम पक्ष और तृतीय पक्ष को क्या आएगा? लघु ज्वार आएगा। अब इसके बाद बात हम करते हैं, ये देखो कितना गजब का सवाल है। व्रत ज्वार का तात्पर्य है, या इसको मैं क्या कहूं दूसरे शब्दों में? साथियों, आनंद आ रहे होंगे आपको, और अगर नहीं आ रहे हैं तो मेरे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि जिससे मैं आपको आनंद दूं, क्योंकि ये तो गणित है, और जिसको ये बात समझ में आ रही है उसको मजा आएगा, और जिसको नहीं आ रही है तो फिर वो आनंद ले अपने ही मस्ती में, है ना। तो यहाँ अगर बात कर रहे हैं व्रत ज्वार की, तो ये बात अभी मैंने बताई कि व्रत ज्वार कब आता है। व्रत को मैं क्या लिखूं? कई तरह से लिख सकता हूं। इसको उच्च ज्वार भी कह दूं, इसको हम दीर्घ ज्वार भी कह दें, एक ही बात है, लेकिन शब्दों में अटकना नहीं है। तो व्रत ज्वार जो आता है वो सामान्य ज्वार से 20% क्या होता है? ऊंचा होता है। कितना? सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा, लेकिन इसका बाटा जो होता है सामान्य ज्वार से 20% नीचा होता है। ये बात बड़ी पते की है, गौर कर लेना इस बात पे कि मैं कहता हूं कि उच्च ज्वार जो होता है या दीर्घ ज्वार व्रत ज्वार जो होता है वो 20% ऊंचा होता है, जबकि इसका भाटा सामान्य ज्वार से 20% नीचा होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये उच्च ज्वार जो होता है वो उच्चतर ज्वार होता है, और निम्नतम से निम्नतर भाटा होता है। निम्नतर से निम्न भाटा होता है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। दूसरी बात और बोल रहा हूं मैं, इसी के साथ दूसरा प्रश्न ऐसा और भी आ सकता है। अगर इसको लिखूं मैं लघु ज्वार, तो लघु ज्वार सामान्य ज्वार से 20% नीचा होता है। सामान्य ज्वार से 20% नीचा होता है, लेकिन इसका बाटा सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होता है। दोबारा ध्यान देना इस बात पे कि लघु ज्वार का सामान्य ज्वार से 20% नीचा होता है लघु ज्वार, लेकिन इसका बाटा सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होता है। तो इसका बात आप समझ गए होंगे। शब्दों में इसको कन्वर्ट करते हैं। देखो, व्रत ज्वार में उच्च ज्वार होता है, ये बात तो ठीक है। ये बात इसमें भी लिखी हुई है, उच्चतर उच्च ज्वार होता है, ये भी बात लिखी हुई है। ये बात नहीं हो सकती क्योंकि निम्नतर उच्च ज्वार नहीं होता इसमें, और ये बात भी नहीं होती, निम्नतर उच्च ज्वार नहीं होता इसमें। इसका मतलब इन दोनों ऑप्शनों में एक है। तो अगली बात ये कहता है उच्चतर निम्न ज्वार होता है, उच्चतर निम्न ज्वार नहीं होता, जबकि निम्नतर निम्न ज्वार होता है। ज्वार का मतलब आरपीएससी ने जिस तरह से शब्द का इस्तेमाल किया, निम्न ज्वार का मतलब यहां शब्दों का मतलब है भाटे से। तो इसका जो भाटा होता है वो 20% सामान्य ज्वार से नीचा होता है। तो ये प्रश्न खोपड़ी में बैठ गया होगा। लघु ज्वार में क्या होगा? लघु ज्वार अगर यहां होता तो इसका उत्तर क्या होता? फिर इसमें होता निम्नतर उच्च ज्वार और उच्चतर निम्न ज्वार, ये इसका सही उत्तर होता।
इसका मतलब बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला जो सवाल है वो बहुत ही खतरनाक सवाल है, जो अभी पिछली आरपीएससी में पूछा गया था और ये कई बार रिपीट भी हुआ है कि पृथ्वी के चंद्र विमुख भाग में ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है। अभी मैंने बारी बारी बताया कि जो पृथ्वी होती है ये चंद्रमा है मून, और ये पृथ्वी है अर्थ। इसके इस भाग में जो ज्वार आता है वो प्रत्यक्ष, और इसके विपरीत जो आता है वो क्या आता है, अप्रत्यक्ष ज्वार आता है। तो सिंपल सी बात है कि जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से पैदा हुआ वो ज्वार प्रत्यक्ष ज्वार कहलाता है, जो विपरीत अवस्था में पैदा हुआ वो पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण आता है। तो देखो ध्यान देना इस बात पे कि सूर्य के आकर्षण बल से ये बात इसकी सही नहीं है। चंद्रमा के आकर्षण बल से क्या आता है, प्रत्यक्ष ज्वार। क्या आता है, प्रत्यक्ष चंद्रमा के बल से क्या आता है, प्रत्यक्ष ज्वार, और विपरीत आता है जो आता है पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। तो इसका सही उत्तर देख लीजिए, अपकेंद्रीय बल की बहुलता के कारण। इसका सही उत्तर होगा ये। इसका मतलब आप बात समझ गए होंगे, चंद्रमा और सूर्य के बल की बहुलता के कारण। अब एक बात ध्यान करना, यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि कई बार ये अपकेंद्रीय बल ऑप्शन में नहीं है और सीधा सीधा पूछते हैं कि पृथ्वी के ऊपर ज्वार आने का मुख्य कारण है चंद्रमा और सूर्य का सम्मिलित बल, यानी कि प्रत्यक्ष ज्वार आने का मतलब है चंद्रमा और सूर्य का सम्मिलित बल। लेकिन इसी को भी एक अलग प्रश्न में यह पूछा गया कि निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है। तो उस प्रश्न को जब आगे हल करेंगे तो बात है पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। अब अगली बात देखो, आरपीएससी में जो पूछा गया प्रश्न है वो बहुत ही खास है। निम्न में से कौन सा कारक युग्म पृथ्वी के महासागरीय तल पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब हेतु उत्तरदायी है। ध्यान देना, कितना सुंदर है प्रश्न कि निम्न में से कौन से कारक युग्म ढूंढना हमें कि युग्म पृथ्वी के महासागरीय तल पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब हेतु उत्तरदायी है। दो प्रत्यक्ष, यानी कि ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है मून और ये अर्थ है। इसमें एक प्रत्यक्ष ये हो गया, दोबारा जब ये प्रत्यक्ष ज्वार आएगा तो वो यहां जाके आएगा, क्योंकि चंद्रमा भी अपने कक्ष पर आगे बढ़ जाएगा। तो यानी ये कंडीशन दोबारा जब घूम के आएगी वापस, यानी मैं इसको दिखाऊं तो इस तरह से पृथ्वी घूम के यहाँ आएगी तो चंद्रमा तक जाने में इसको कितना टाइम और लग जाएगा, 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगेगा। इसका मतलब लाइन पूरी दी हुई है कि दो प्रत्यक्ष ज्वारों में आने का कारण क्या है, तो इसमें कारण पृथ्वी घूमी है और चंद्रमा भी क्या हुआ है, अपने पथ पर आगे बढ़ा है। एक तो पृथ्वी घूमी है, दूसरा चंद्रमा अपने पथ पर आगे बढ़ा है। जो कि मेरे कंटेंट से ये लाइन स्पष्ट होती है कि पृथ्वी के घूर्णन और चंद्रमा के परिक्रमण गतियों में परिवर्तन करने से ही ज्वार के समय में परिवर्तन होता है। बाकी चाहे चंद्रमा के घूर्णन में और चाहे पृथ्वी के परिक्रमण में कितना भी परिवर्तन करे, ज्वार के समय पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बात देख लो, यहाँ पृथ्वी का घूर्णन हो गया और चंद्रमा का क्या होएगा, परिक्रमण। कितनी आसान बात थी। तो इसका मतलब ए और 4 बिल्कुल सही है। पृथ्वी का परिक्रमण से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और चंद्रमा के घूर्णन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो विलंब होता है दो प्रत्यक्ष, दोबारा ध्यान दें, अगर यहां तो दो प्रत्यक्ष लिखा हुआ है, अगर यहां दो अप्रत्यक्ष लिखा होता तो भी 52 मिनट की देरी होती, क्योंकि एक ही बार पृथ्वी के ऊपर 24 घंटे में जो होता है एक बार ज्वार आता है, जब दूसरी बार आता है तो 52 मिनट की देरी से आता है। तो बात है स्पष्ट हो गई होगी। अब अगला जो प्रश्न है वो देखिए, बहुत आसान है, कंटेंट अपने आप समझ में आता जाएगा आपको। और ये हल करवाना मेरे लिए ये नहीं है कि मैं वीडियो का समय बढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि जो मैंने बातें बोली हैं वो इन प्रश्नों के ऊपर पूरी तरह से अप्लाई होती है, इसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है। बात आती है कि किसी स्थान पर प्रत्यक्ष ज्वार आने में प्रतिदिन जो है 52 मिनट का विलंब होता है, क्यों, कारण बताना है। तो क्या बताएं इसमें, वही बात आ गई फिर, चंद्रमा का परिक्रमण या पृथ्वी का परिभ्रमण। परिभ्रमण मतलब घूर्णन, एक ही बात है, परिभ्रमण को हम घूर्णन भी कह सकते हैं। और पृथ्वी का परिक्रमण नहीं, तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तो नहीं। तो अब प्रत्येक स्थान पर प्रत्यक्ष ज्वार आने में प्रतिदिन जो है
विलंब होता है, आरएस में पूछा हुआ कारण है, तो चंद्रमा का परिक्रमण। लेकिन अब यहाँ बात बड़ी ही विचित्र है, जो आरएस में पूछा गया प्रश्न था तो कई बार परिभ्रमण जो है उसको अंग्रेजी में क्या लिख देते हैं, रिवोल्यूशन गति लिख देते हैं। तो ये जो सही उत्तर है इसका, वो उत्तर ये है, उसमें इसको परिभ्रमण को जो है परिक्रमण की तरह दिखाया गया है। लेकिन मैंने यहाँ अंग्रेजी ट्रांसलेट नहीं लिखा, इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो चंद्रमा का परिक्रमण हो जाएगा। वरना अगर इसको घूर्णन हम कहें परिभ्रमण को, तो निश्चित तौर से इसका उत्तर दोनों होते। अब अगली बात चलती है, ये देखो आरपीएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न, कंटेंट एकदम साफ है। ये देखो आरपीएससी 15 में पूछा कि यदि चंद्रमा के घूर्णन की गति को दुगना कर दिया जाए तो किसी स्थान पर अगला ज्वार है कितने मिनट के विलंब से आएगा। तो साथियों मैंने लाइन बोली थी पहली, मेरी 3 ही लाइनें हैं इसको हल करने में। पहली लाइन ये थी कि चंद्रमा के घूर्णन और पृथ्वी के परिक्रमण में चाहे कितनी भी छेड़छाड़ करे गतियों में, ज्वार के समय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भ्रमित करने के लिए घूर्णन गति दिया आरपीएससी 15 में। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा 52 मिनट की देरी से। यानी कि चंद्रमा की घूर्णन गति को दुगना कर दिया जाए तो किसी स्थान पर अगला ज्वार जो होता है वो कितनी देरी से आएगा। तो यहाँ 1 मिनट पढ़ने में मिस्टेक हुई, थोड़ा ध्यान दें। अगला ज्वार पूछा है इसमें, तो अगला ज्वार जो होता है वो कितनी देरी में आएगा। अगला ज्वार जो है वो 26 मिनट की देरी से आएगा। दोबारा ध्यान करना इस बात पे। प्रत्येक स्थान पर दिन में 2 बार ज्वार आते हैं। कितनी बार? 2 बार ज्वार आते हैं और 12 घंटे और 26 मिनट की देरी पर आते हैं। अगर ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शब्द लिखता तो 52 मिनट की देरी होती। अगर ये कहता कि स्थान पर अगला प्रत्यक्ष ज्वार कब आएगा तो घूर्णन गति से कोई फर्क नहीं पड़ना था, इसलिए इसका समय कितना होता, 52 मिनट। लेकिन इसने कहा है अगला ज्वार, प्रत्येक अगला ज्वार 26 मिनट विलंब से आता है, तो इसका उत्तर होगा 26 मिनट विलंब से। अगली बात जो आती है प्रश्न में, वो बहुत ही सुंदर तरीके से प्रश्न पूछे हैं आरपीएससी 15 में। अगला देखो, बड़ा सिंपल प्रश्न पूछा गया, यदि पृथ्वी व चंद्रमा की घूर्णन गति आधी रह जाए, पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन गति आधी रह जाए तो किसी स्थान पर अगला ज्वार कितने मिनट के विलंब से आएगा। तो यहां ध्यान दो, सिंपल सवाल था। चंद्रमा की घूर्णन गति का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसके ऊपर, ज्वार के ऊपर। लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ कोई छेड़छाड़ करे तो ज्वार के समय के साथ विपरीत संबंध होगा। तो गति, घूर्णन गति कितनी, दुगनी की है, आधी की है इन्होंने, आधी की है, तो ज्वार का समय क्या हो जाएगा, दुगना। कितना हो जाएगा, दुगना। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ज्वार का समय कितना हो जाएगा, दुगना, यानी 52 मिनट। अगला ज्वार पूछा है इसने, यानी कि उस स्थान पर अगला ज्वार पूछा है, तो अगला ज्वार 26 मिनट की देरी से आता है। तो अगर पृथ्वी के घूर्णन को आधा कर दिया जाए तो ज्वार का समय दुगना हो जाएगा, इसका मतलब 52 मिनट की देरी से आएगा। अगर यही सवाल मैं दोबारा दोहरा के आपको बोलता हूं कि इसी सवाल में इसमें पूछा होता कि पृथ्वी की घूर्णन गति को आधा कर दिया जाए तो प्रत्येक स्थान पर अगला प्रत्यक्ष ज्वार, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों में से कोई भी एक शब्द, या इसमें शब्द जोड़ते दैनिक ज्वार, तो वो आता है 104 मिनट बाद, यानी कि दुगना समय हो जाता, 52 का दुगना 104। लेकिन इसने पूछा है अगला ज्वार, अगला मतलब अर्ध दैनिक ज्वार, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में से कोई एक, तो 52 मिनट की देरी से आएगा। अगला देखिए, प्रश्न बहुत आसान है। यह प्रश्न देखो अपने आप में कितना लाजवाब प्रश्न है। ये स्कूल व्याख्याता एग्जाम में पूछा गया 2020 का प्रश्न है और कई बच्चों ने इसको गलत कर दिया, क्योंकि जब भी आरपीएससी प्रश्न पूछती है तो बड़ी उसमें रोचकता डाल देती है ताकि आप ललायित हो जाओ कि उसको छोड़ भी ना पाओ और करो उसको। और करने के लिए मजबूर क्या करते हैं, ज्वार भाटे आने के मुख्य 3 कारण हैं। कौन कौन से? एक तो सबसे बड़ा कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि मैं बता चुका हूं कि सूर्य की तुलना में 2.17 गुना या 2.20 गुना, असली जो टाइम आता है अनुपात के तौर पर वो आता है 2.20 गुना जो है वो चंद्रमा का बल ज़्यादा लगता है सूर्य की तुलना में। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा क्योंकि वो पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है।
जो खींचता है तो जल उसकी तरफ खिंचाव करता है, लेकिन धरातल हमें चलता दिखाई नहीं देता। और अगली जो बात आती है वो आती है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। ये चंद्रमा की तुलना में 2.17 या 2.20 गुना कम होता है, लेकिन सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अब अगली बात आती है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। क्या ये सही है बात? पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल या फिर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, इन दोनों में आके बहुत लोग अटक गए। अरे भाई, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता, लेकिन हमेशा प्रत्यक्ष ज्वार के विपरीत दिशा में जो है प्रत्यक्ष ज्वार आता है, वो पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण आता है। तो इसका सही उत्तर होगा ABC, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। कितना आसान प्रश्न था। और अब अगली जो बात आती है, प्रश्न बहुत है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वही प्रश्न मैं आपको बताऊं जो बारी बारी आरपीएससी ने अपने एग्जामों में पूछे हैं, और जिससे मेरा कंटेंट जो है वो स्पष्ट हो जाता है। बाकी प्रश्न नॉर्मल तो बहुत पूछे हुए हैं। सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का ज्वार भाटा उत्पन्न करने में लगा बल लगभग है। ये स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2020 में पूछा हुआ है, सीधा सीधा प्रश्न था। या तो मैं इसको ये कह दूं कि 9:4, या सामान्यतः बुकों में इसको 11:5 लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है, यानी ये तो है मून का बल और ये है सन का सूर्य का। इसका मतलब सीधा सीधा 2.20 गुना अधिक, या आरपीएससी ने माना है इसको सही 2.17 गुना अधिक बल लगता है। किसका? चंद्रमा का। किसकी तुलना में? पृथ्वी की तुलना में। और इसका अगर उत्तर हम निकालें तो हमारे पास ये आएगा लगभग 2.25। तो तीनों ही आंकड़े सही हैं, लेकिन ज़्यादा आंकड़ा ये भी सही है और आरपीएससी ने माना है इसको, आरपीएससी ने माना है उसको। और ये कहीं ना कहीं जो क्रॉनिकल बुक है उसमें भी शायद इस आंकड़े को लिखा गया है। तो सीधा सीधा आप देखें 2.17 गुना इसका सही उत्तर है। अब अगली जो बात आती है कि निम्न कथनों में विचार कीजिए। बड़ा सिंपल है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि प्रत्येक 24 घंटे 52 मिनट पर दैनिक ज्वार भाटा आता है, तो बात ठीक है। अगर इसमें दैनिक की जगह लिखता प्रत्यक्ष ज्वार आता है तो भी ठीक था। अगर लिखता कि अप्रत्यक्ष ज्वार आता है 24 घंटे 52 मिनट की देरी से, तो भी ठीक था। लेकिन ध्यान रहे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मिलकर अर्ध दैनिक ज्वार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अर्ध दैनिक ज्वार हो जाते हैं। उथले जल में समुद्र तल के घर्षण के द्वारा ज्वारीय ऊर्जा का क्षय होता है। ये बात दोनों ही ठीक है, क्योंकि उथला हुआ जो सागर है उसमें जब ज्वार का बल प्रवेश करता है या ज्वारीय धाराएं प्रवेश करती हैं, तो फिर उसकी जो ताकत होती है वो कमजोर पड़ जाती है। ये बात बिल्कुल ही दोनों ठीक है। अगली जो बात आती है वो आती है ये। तो अगर इसको आप देखोगे तो सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बृहत जलाशयों में जल पृष्ठ के नियमित दोलन का मतलब है लगातार उनमें हलचलें जो पैदा होती हैं, उसका मूल कारण क्या है? निम्नलिखित में से किस एक के कारण बनते हैं? जो पृष्ठ के ऊपर नियमित दोलन बनते हैं। नियमित का मतलब आप समझ गए होंगे, नियमित शब्द को पकड़ना। नियमित का मतलब है समय निश्चित होता है, 6 घंटे 13 मिनट, 6 घंटे 13 मिनट। ज्वार और भाटे में आने में जो लगा समय होता है, ज्वार में भी 6 घंटे 13 मिनट और उतार में भाटे में भी 6 घंटे 13 मिनट का जो समय लगता है, वो नियमित दोलन है। ये नियमित उतार चढ़ाव है। तो ये केवल और केवल किससे होता है? चंद्रमा के गुरुत्वीय प्रभाव के कारण, सागर के जल और ऊपरी हवा के तापमान में असमानता के कारण ये तो लहरें या तरंगें पैदा होती है जो नियमित नहीं होती, कम ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये उत्तर तो गलत हो गया। अब है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, तो घूर्णन तो कर रहा है, लेकिन नियमित दोलन का मूल कारण क्या है? अगर चंद्रमा को हम हटा दें, पृथ्वी से दूर कर दें, तो ये नियमित दोलन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब चंद्रमा के गुरुत्वीय प्रभाव के कारण ये जो नियमित दोलन है वो होता रहता है, और पृथ्वी का घूर्णन केवल ज्वार के समय के साथ ही इसका संबंध है। भूपृष्ठ पर जल और हवा के घर्षण के कारण, ये भी उत्तर गलत है और ये भी उत्तर गलत है। इसका मतलब सीधा सा इसका प्रभाव है नियमित दोलन का कारण है चंद्रमा के गुरुत्वीय प्रभाव के कारण। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। यह भी प्रश्न आरएस और आईएएस में 2-3 बार पूछा जा चुका है। बड़ा आसान प्रश्न है कि निम्नलिखित में, सिर्फ ये आपके दिमाग में आरपीएससी ये देखना चाहती है कि जिस सिलेबस को आप पढ़ रहे हैं उसके कंटेंट जो आपकी खोपड़ी में कितने तरीके से बैठे हुए हैं या गजब तरीके से आपने उस कंटेंट को पढ़ रखा है। बात साथियों
अगर मैं कहूँ मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, कल मैं भी आपकी तरह पीछे बैठ के ये कोशिश करता था कि यार ऐसी क्या चीज़ है लोगों में जिससे उनका सिलेक्शन होता है और मेरा नहीं होता। तो मैंने अपनी मोटिवेशनल वीडियो में ये बात बताई थी कि अंधी तैयारी की मैंने, क्या की? अंधी तैयारी की मैंने, जो किताब आई वो चार्ट डाली, इससे सिलेक्शन नहीं होंगे कभी भी। तो जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको बारी बारी पढ़ें और चीज़ को रटे नहीं, रटना नहीं है कि ये रट लिया कि इतना होगा, ये रट लिया इतना होगा। रटने से कंटेंट कभी क्लियर नहीं होते, और जब कंटेंट क्लियर नहीं होते तो इन प्रश्नों के उत्तर देना असंभव है। और जब प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाओगे, चाहे आपने डाटा कितने ही रट रखे हैं, वो आपके कोई काम के नहीं है। तो मैंने 3 लाइनें आपको बताई थी, वो 3 लाइनें मैं दोबारा क्लास के बाद में दोहराऊंगा, तो बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जानी चाहिए। और उन 3 लाइनों को अपनी खोपड़ी में बिठा लो। निम्नलिखित में से जवारों में, तो मैं कह रहा था कि कंटेंट जिसका क्लियर है वो कर सकता है। जवारों में कौन सा जैविक कारकों से उत्पन्न होता है? जैविक कारकों से। तो एक तो है लघु ज्वार, ये तो पृथ्वी के घूर्णन और चंद्रमा के परिक्रमण का जो सम्मिलित प्रभाव है, या मैं यूं कहूं कि चंद्रमा के गुरुत्वीय प्रभाव के कारण पैदा होता है, जब वो अष्टमी या सप्तमी की स्थिति में होता है। अपभू भी उपभू भी किससे होते हैं? ये चंद्रमा और पृथ्वी की आपस में जो दूरी है उसके आधार पर होते हैं। लेकिन लाल जवार जो होता है वो एक तरह का प्लैंकटन है समुद्र के अंदर, और इसको कई बार समुद्र की सतह जो होती है वो लाल हो जाती है। जैसे हरित लवक जो होता है समुद्र को हरा कर देता है, उसी तरह से जो लाल लवक होता है वो समुद्र को क्या कर देता है? एकदम लाल कर देता है। तो इसीलिए इसको एक जैविक समुदाय है ये समुद्रों में पाए जाने वाला प्लैंकटन। तो ये प्लैंकटन जो है वो जैविक ज्वार कहलाता है। समुद्र का बुखार कहते हैं इसे, क्योंकि तापमान लगभग समुद्र का बढ़ जाता है। तो ये लाल ज्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? लाल ज्वार जैविक कारकों से पैदा होता है। अगली जो बात है वो देखिए, बड़े सिंपल प्रश्न पूछे हुए हैं आरपीएससी ने, लेकिन कंटेंट जिसका क्लियर है उसको ये बात दिक्कत नहीं करती। बाकी भाई ये बहुत औखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना ज्वार की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो आप बता सकते हो। ध्रुवीय वातागर सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित है। रेडियो सक्रियता सिद्धांत पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है। तापीय संवहन सिद्धांत, तापीय संवहन सिद्धांत आर्थर होम्स का, ये भी पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है। तो प्रगामी तरंग सिद्धांत या प्रगतिशील तरंग सिद्धांत विलियम हवेल का, ये सिद्धांत किससे संबंधित है? ज्वार की परिकल्पना से। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो सिद्धांत है इनके बीच में, इनकी थियरी में घुसने की कोशिश मत करना, लेकिन इनके नाम और इनके विद्वानों के या इनके प्रवर्तकों के नाम आपकी खोपड़ी में रहने चाहिए, वरना ये जो प्रश्न है वो हल नहीं होंगे। अब अगली जो बात आती है वो थोड़ी ध्यान से आप देखें। मैं ज़्यादा प्रश्न आपको नहीं करवाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें लिखा होगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस में और आरएएस में पूछा हुआ प्रश्न है। लघु ज्वार भाटा तब आता है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक पंक्ति में होते हैं। लघु ज्वार भाटा, ये बात गलत है ना? ध्यान दो। लघु ज्वार भाटा तब आता है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक पंक्ति में हो। जब एक पंक्ति में होते हैं तो सिजगी होती है, और सिजगी के टाइम क्या होता है? या तो युति होती है या व्युति होती है। युति होगी तो वो अमावस्या होगी, और व्युति होगी तो वो पूर्णिमा होगी। और ये ऐसी कंडीशन में दीर्घ ज्वार आएगा, इसका मतलब ये बात गलत है। फिर अगली बात बोलता है कि भरत ज्वार भाटे के दौरान तट के निकट जब तीव्र झंझावात गुजरता है तो उच्च ज्वार पर तरंगे ज्वारीय तरंगों का कारण बन जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है ये पूछ रहा है, कौन सा सही है? तो इसमें न तो एक सही है और न दोनों, है ना? दोबारा फिर ध्यान देना। भरत ज्वार भाटा के दौरान तट के निकट जब तीव्र झंझावात गुजरता है तो उच्च ज्वार पर तरंगे ज्वारीय तरंगों का कारण बन जाती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब केवल 2 सही है, इसका उत्तर केवल 2 सही है। अब इसका अगला जो प्रश्न है वो सेम इसी तरह का है। नहर सिद्धांत किसने दिया था? नहर सिद्धांत किसने दिया था? नहर सिद्धांत किसने दिया था? नहर, तो आपको पता होगा नहर सिद्धांत जीबी एरी द्वारा दिया गया था। अब देख लो, कई बार आरपीएससी ये देखती है कि 4 सिद्धांत मुख्य है, लेकिन नहर सिद्धांत इतना मुख्य नहीं है, लेकिन फिर भी आरपीएससी में ये आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वो और भी आसान है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के गतिक सिद्धांत, तो गतिक सिद्धांत जो दिया हुआ है वो लाप्लास का दिया हुआ है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको फिर बताता हूँ कि मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं।
अब ये प्रश्न फिर वो ही आ गया, दोबारा ध्यान देना। मिश्रित ज्वार भाटा किसे कहते हैं? दैनिक और अर्धदैनिक ज्वार भाटे के मिश्रित वैकल्पिक क्रम को, या फिर लघु और वृहद ज्वार भाटे को। लघु और वृहद को मिश्रित नहीं कहते, क्योंकि मिश्रित का मतलब है एक दिन में, एक दिन में। अब अगला जो बात आती है वो आती है एक दिन में 2 ज्वार तथा 2 भाटा, उपरोक्त में से किसी को नहीं। इसका मतलब ये है कि ये आएगा इसका ऑप्शन सही कि दैनिक और अर्धदैनिक ज्वार का जो मिश्रित रूप होता है, वैकल्पिक रूप होता है। अब मिश्रित कहूँ, अर्धदैनिक कहूँ तो एक स्थान पर आने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ज्वारों को मैं क्या कह सकता हूँ? अर्धदैनिक। और दैनिक कहूँ तो वही दैनिक है और वही अर्धदैनिक है। अगर मैं प्रत्यक्ष की अकेले की बात करूँ तो वो दैनिक है, और अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दोनों की बात करूँ तो वो अर्धदैनिक है। दोनों के वैकल्पिक क्रम को हम क्या कहते हैं? मिश्रित ज्वार कहते हैं। या इसी कंडीशन को हम और ज़्यादा अप्लाई करते हैं। मैं आरपीएससी के उन तमाम प्रश्नों की अब जिक्र करूंगा और अपनी खोपड़ी में बिठा ले जाते जाते मैं आपको 8-10 चीज़ें ऐसी बता जाता हूं जो बहुत बार पूछी गई हैं। बारी बारी कॉलेज व्याख्याता एग्जाम 2016 में और इसके बाद भी स्कूल व्याख्याता एग्जामों में भी रिपीट हुआ, 2015 में भी। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो नोवा स्कोशिया कनाडा की जो फंडी की खाड़ी है उसमें दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। दोबारा फिर सुने, नोवा स्कोशिया कनाडा की जो खाड़ी है, फंडी की खाड़ी, उसके अंदर सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। लेकिन एक बार प्रश्न ये भी पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो भारत का सबसे ऊंचा ज्वार आता है भारत के ओख में, जो कि खंबात की खाड़ी गुजरात के तट पर स्थित है। तो ओख में जो है सर्वाधिक ऊंचा ज्वार आता है भारत का। और अगर पूछ ले आपसे कि दुनिया के सबसे ज्यादा बार ज्वार कब आते हैं, ये अपवाद है। दुनिया के सबसे ज्यादा बार अपवाद क्यों है कि कई बार ज्वार जो होता है वो केवल गुरुत्वाकर्षण बल या फिर जो पृथ्वी की अपकर्षण बल, जिसको हम अपकेंद्रीय बल बोलते हैं, उनके कारण जो है आया ज्वार, वो नहीं। क्योंकि ब्रिटेन का साउथहैम्पटन है जहां पर दिन में 4 बार ज्वार आता है। कितनी बार? 4 बार ज्वार आता है। इसका कारण ये है कि एक ऐसा टापू है जिससे ज्वार जब टकराता है, 2 बार तो आते ही आते हैं सब जगह, 2 बार तो आते ही हैं सब जगह, क्योंकि एक दैनिक ज्वार जो है उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एक जगह जो है 2 बार आया। तो 2 बार अगर एक टापू से टकराकर वो यूं दिखाई देता है जैसे 4 बार ज्वार आया हो। इसीलिए ब्रिटेन का साउथहैम्पटन एक ऐसी जगह है जहां पर 4 बार ज्वार आता है। तो साथियों, ये थे अब तक पूछे गए प्रश्न और मेरा ज्वार भाटे का टॉपिक जो अब कंप्लीट हुआ है। अब मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि जितने साथियों ने कमेंट किए कि सर ये कंटिन्यू क्लासें जो हैं आप यूट्यूब पे डाल दो, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर डालने या नहीं डालने का सवाल नहीं है, इतना समय नहीं होता। आप जो है अभी हमारे संतवीर सर का जो ऐप है उस चैनल पे जाके, और जो संपूर्ण भौतिक भूगोल और कार्टोग्राफी, मूल तो हमारा जो मेन मकसद है कार्टोग्राफी, थॉट, और इसके अलावा जनसंख्या भूगोल, ये जो ओशियोनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, अन्य जो चीज़ें हैं उनको मैं गणित की दृष्टि से कराऊंगा और उनमें से ये चीज़ें कभी बाहर नहीं जाएगी। बात ये है कि इन लाइनों को, इन कंटेंटों को अपनी खोपड़ी में डाल के रखना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।